हेलो हेलो। स्टार्ट। क्लियर है भाई? साउंड क्लियर आ रहा है आप सभी को? नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने आपके लिए सीटेट के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं। और ये जो क्लास हैं वो सीडीपी की यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी की क्लास चल रही है। अभी तक आपको 18 क्लास मिल चुकी हैं। और ये जो क्लासेस हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लाई जा रही हैं, जिसका बेनिफिट आपको डायरेक्टली अपने एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। आज बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लगता है कि सर इसका बेनिफिट नहीं होगा। तो मेरे भाई, ऑथेंटिक चीज़ें अगर आप पढ़ोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से सॉल्व करके जाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चंस डायरेक्टली हिट करेंगे और आपके एग्जामिनेशन में एज इट इज एज ऐसे ही मिलेंगे। तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर आपने प्रैक्टिस के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, 30 क्वेश्चंस आपने पढ़े, 30 प्रैक्टिस सेट आपने लगाए, मान लीजिए कहीं से भी पढ़े, और एक एक घंटे की, आधा आधा घंटे की 30 वीडियो देख ली, और 30 क्लास से आपने कंप्लीट किया प्रैक्टिस के थ्रू, तो मेरे भाई वहाँ प्रैक्टिस है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रैक्टिस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो इसका बेनिफिट आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, क्योंकि यही प्रश्न आपको डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। मैं आपका समय बर्बाद बिल्कुल कतई नहीं करूंगा। बाकी आप लोगों को सब कुछ जानकारी है। अपनी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का अपना पहला सवाल है, 5 वर्षीय रीना, देखिए सीडीपी पढ़ रहे हैं तो सीडीपी के अंदर मैं डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको देता रहूंगा। क्लियर है? 5 वर्षीय रीना को दो पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए। मेरे भाई, एक समरूप गिलास ऐसा है और एक गिलास मैंने ये मान लिया कि ये एक गिलास है और ये बी गिलास है। 5 वर्षीय रीना को दो पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, आर पार दिख सके, गिलास दिखाए गए, जो दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े हैं। दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया, जिसे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। दोनों में क्या किया हमने? दोनों के अंदर हमने क्या कर दिया? बराबर मात्रा के अंतर्गत हमने क्या डाला? दूध डाला। यानी कि इसके अंदर भी दूध डाल दिया, इसके अंदर भी दूध डाला, यानी कि इन दोनों के अंदर ही हमने क्या किया? दूध डाला। पहला बर्तन, दूसरा बर्तन, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया है, इसको थोड़ा उसी के साइज का करते हैं भाई, इतना भी बड़ा मत जा। क्लियर है? तो दूसरा बर्तन ये मान लीजिए, इन दोनों बर्तन के अंदर क्या भरा हुआ है मेरे भाई? तो दूध भरा हुआ है। क्लियर है? अब जब इस चीज को रीना को दिखाया गया तो रीना ने सहमति जता दी और रीना ने क्लियर कर दिया, हाँ मुझे जो दिख रहा है जो भी मुझे दिख रहा है वो क्या है? दोनों बराबर मात्रा में है। फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया। मान लीजिए ये वाला बी गिलास था, इस बी गिलास के दूध को हमने क्या किया? एक अन्य गिलास में डाला। मेरे भाई, हमने मान लिया ये कोई सी गिलास है। क्लियर है मेरे भाई? इस सी गिलास में इस दूध को डाला और ये दूध पहुंचा, मान लीजिए यहाँ तक पहुंचा, यानी कि थोड़ी कम मात्रा में रहा ये। क्लियर है? फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया, जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। मेरे भाई, लंबा और संकीर्ण है तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये वाला जो गिलास होगा आपका, ऐसे समझ लो ये कोई गिलास है सी, और इसके अंतर्गत अगर हम डालेंगे तो थोड़ा क्या दिखेगा? दूध आपको ज्यादा दिखेगा। क्लियर है? मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर है मेरे भाई? जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण, यानी कि चौड़ाई उसकी कम थी। अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षाकृत दूध ज्यादा है। रीना बोलती है कि देखो, जो सी वाला गिलास है इसके अंतर्गत दूध क्या है? ज्यादा है, और किससे? बी वाले गिलास से ज्यादा है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है, ये आपसे पूछा गया है। मेरे भाई, ऑप्शंस देख लेते हैं। विकेंद्रीकरण में कठिनाई होना, जीववादी सोच, लाक्षणिक प्रकार, या काल्पनिक निगमनात्मक तर्क। चलिए बताइएगा। आप लोगों का आंसर निर्भर करता है आपके ऊपर। देखिए, अगर हम बात करें जीन पियाजे साहब की, तो जीन पियाजे क्या है? एक मनोवैज्ञानिक है। ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है, टेट वगैरह के एग्जामिनेशन में पूछता है कि जीन पियाजे कौन है? मनोवैज्ञानिक हैं, व्यवहारवादी हैं, संज्ञानवादी हैं, कौन है? तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था मेरे भाई, इन्होंने सिद्धांत दिया था संज्ञानवाद का, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। किसका सिद्धांत दिया गया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया था जीन पियाजे के
द्वारा। क्लियर है मेरे भाई। अब इनकी बात करें, इन्होंने 4 चरण बताए थे, यानी कि विकास के स्तर के 4 चरण बताए थे। पहला स्तर था इंद्रिय गामक अवस्था, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, या गामक अवस्था के नाम से भी जान जाता है। जैसे हम 0 से 2 वर्ष की जो उम्र होती है उसे बोलते हैं इंद्रिय गामक अवस्था। दूसरे नंबर पर आता है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, जो कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। तीसरी आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम 7 से 11 वर्ष की अवस्था कहते हैं। और चौथी आती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो अवस्था होती है 11 से 16 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है। तो जो तीसरी अवस्था है इनकी, थर्ड नंबर की जो अवस्था है, जिसे हम कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था। ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, यानी कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था, 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था है, इस अवस्था के अंतर्गत बच्चे के अंतर्गत कंजर्वेशन की भावना उत्पन्न हो जाती है, यानी कि संरक्षण की भावना उत्पन्न हो जाती है। इससे पहले क्या है, बच्चा यही पता नहीं लगा पाता कौन से बर्तन में दूध ज्यादा है, कौन से बर्तन में कम है। क्लियर है मेरे भाई। तो यहां पर अगर बात करें तो इन्होंने बोला है कि ये जो स्थिति बनी है, ये जो स्थिति बनी है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज, अपने ध्यान को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर केंद्रित करना। जीव बात का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो जीव बात का मतलब होता है, इसको बोलते हैं हम एनिमिज्म। क्या बोलते हैं मेरे भाई, एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या होता है भाई मेरे, जीववाद क्या होता है, जब बच्चा सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर नहीं कर पाता। बच्चा क्या है, सजीव को और निर्जीव के बीच में ये डिफरेंस नहीं पैदा कर सकता कि क्या सजीव है क्या निर्जीव है। क्लियर है मेरे भाई। तो ऑब्जेक्ट जो होती है उनके कौन सी लाइफलेस है, कौन सी लाइफ वाली है, तो उनके बीच में डिफरेंस नहीं कर पाता है। तो इसका तो यहाँ पर कोई आंसर बनता ही नहीं है। लाक्षणिक प्रकार ये आपका दिखता नहीं। काल्पनिक निगमनात्मक तर्क की बात करें, हाइपोथेटिकली डिडक्टिव रीजनिंग या एनालॉजी की बात करें, तो ये जो अवस्था देखने को मिलती है बच्चे के अंतर्गत, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत देखने को मिलती है। क्लियर है मेरे भाई। किसमें मिलती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत मिलती है। तो ये तो जो अवस्था दिखती है ये आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है आपकी होती है 11 से 16 वर्ष की जो अवस्था होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था के अंतर्गत बच्चे के अंतर्गत हाइपोथेटिकली डिडक्टिव रीजनिंग देखने को मिलती है, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ तक इस बात को पहुंचना ही नहीं होता है। यहाँ बच्चा क्या है, डिसेंट्रलाइज नहीं कर पाता है चीजों को, एक तरीके से वॉल्यूम का कंस्ट्रक्शन उसके दिमाग में है ही नहीं बच्चे के अंदर, यानी कि वो आयतन की अवधारणा को नहीं जानता, कॉन्सेप्ट को नहीं जानता। तो कॉन्सेप्ट को नहीं जानता तो इसका मतलब अपने दिमाग को डिसेंट्रलाइज नहीं कर पा रहा है कहीं ना कहीं। तो ये जो कठिनाई होगी आपको देखने को मिलेगी, डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण की होगी। क्लियर है मेरे भाई। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज्यादा हो गया क्योंकि क्वेश्चन ही थोड़ा बड़ा था। क्लियर है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बताइए। चलिए भाई बताइए अगला प्रश्न क्या होगा। चलिए, अनु का तर्क है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। अनु क्या बोलती है कि समाज तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति तय नहीं कर सकता। लॉरेंस कोइलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किस चरण का है। देखिए चरणों की बात करें तो चरण कितने थे, क्लियर है मेरे भाई। तो इनकी बात करें कौन से चरण का है, ये आपसे पूछा गया है। समाज ही तय कर सकता है क्या सही है, व्यक्तिगत रूप से नहीं कर पाता व्यक्ति। चलिए भाई इसकी बात करें तो ये जो लॉरेंस कोइलबर्ग हैं ये कहाँ के थे भाई, लॉरेंस कोइलबर्ग। इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया और ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे लॉरेंस कोइलबर्ग। इन्होंने चरणों की बात करें तो 3 स्टेज बताई।
तीन स्टेजों की बात इन्होंने की है और तीन स्टेजों को दो दो पार्ट में इन्होंने बांट दिया है। मान लीजिए कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो दो दो स्टेज में इन्होंने इनको बांट दिया है। तो कुल मिलाकर इनके जो चरण बन जाते हैं, स्तर बन जाते हैं, वो 6 स्तर बन जाते हैं। कितने स्तर बन जाते हैं? 6 स्तर बन जाते हैं। इसमें क्या है, समाज तय कर सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं सामाजिक संरचनाओं को, यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को प्रमुखता दी गई है इसमें। तो ये जो अवस्था आपको देखने को मिलती है, ये तीसरी अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? तीसरी अवस्था होती है, जिसे हम बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। क्या बोलते हैं मेरे भाई? पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज इसको कहा जाता है। जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज होती है, ये 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है। 13 वर्ष से ऊपर की जो अवस्था होती है, इसे हम पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं। उत्तर रूढ़िगत, उत्तर रूढ़िगत बोल सकते हो आप, नैतिकता का सिद्धांत बोल सकते हो, नैतिकता का स्तर बोल सकते हो, इसमें देखने को मिलती है। तो आधिकारिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है, ये आपका राइट हो जाएगा। अच्छा लड़की अच्छी लड़की की जो व्यवस्था देखने को मिलती है, ये मिलती है आपको रूढ़िगत नैतिक स्तर में, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हो कन्वेंशनल स्टेज, यानी कि 10 से 13 वर्ष की जो अवस्था होती है, उसमें देखने को मिलती है गुड बॉय गुड गर्ल की जो चीजें हैं। क्लियर है मेरे भाई? आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, ये आपको प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंतर्गत देखने को मिलता है, यानी कि 3 से 10 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत देखने को मिलता है। क्लियर है मेरे भाई? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, इसकी बात करें तो ये भी आपको उत्तर रूढ़िगत नैतिकता के स्तर में मिलता है। इसका मतलब होता है आपका 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज का ही ये पार्ट होता है। लेकिन समाज की बात की गई है, क्या सही है क्या गलत है, ये समाज के क्रम व्यवस्था के अनुसार ही हमको चलना है। व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति इसके अंदर डिसीजन नहीं ले पाता है। तो लॉरेंस कोइलवर के सिद्धांत के जो थर्ड स्टेज है, उस पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, वहां पर इसकी बात की गई है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की बात करें तो यहाँ पर सीटेट के अंदर खास बात एक प्रश्न होती है, जैसे जो हमारे फौजी लोग होते हैं, क्लियर है मेरे भाई, जो फौजी लोग होते हैं, तो उनकी जो जब लड़ाई वगैरह हो जाती है, तो उस स्तर पर वो कभी छोड़ के नहीं भागते बॉर्डर को। तो उस स्तर को क्या बोला गया है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास कहा गया है, क्योंकि उनके लिए सर्वोपरि अब क्या हो जाता है, उनका कर्तव्य हो जाता है। क्लियर है मेरे भाई? तो ये चीज देखने को मिलती है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काफी एक्सप्लेनेशन ज्यादा दे रहे हैं, उसको भी थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड वाला, लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थी के अधिगम को पाढ़ प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है? आपसे तरीका पूछा है और वो भी पूछा है कौन सा सही है। मेरे भाई यहाँ पर अगर बात करें तो एक वर्ड आया है पाढ़, इसको समझ लीजिए, और इसको आपने समझ लिया तो फिर काम हो जाएगा। इसको हिंदी में एक और नाम है इसका ढांचा। क्या बोलते हैं? ढांचा। अगर हम बात करें पाढ़ की या ढांचे की, चलिए कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होता है? पाढ़ या ढांचा, इसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग की बात करें मेरे भाई, तो यहां पर अगर बात करें, इसको देखिए, स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है, मान लीजिए हम बच्चे को किसी भी चीज को सिखा रहे हैं, यानी कि हमने उसको एक क्वेश्चन दे दिया कि चल भाई एक काम कर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, आप इसको प्रूव कीजिए। अब बच्चा प्रूव करने लग गया इसको, तो वो क्या कराएगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा, फिर उसमें बोलेगा ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, ये आपका बेस है। इन चीजों को समझेगा, फिर वहां से इनको अप्लाई करना शुरू करेगा। क्लियर है? अब उसको दिक्कत आ रही है इनको समझने में, वो बीच में अटक गया, तो एज ए टीचर आप क्या करोगे? उसे हेल्प दोगे कि नहीं? हेल्प दोगे कि नहीं? लेकिन हेल्प कितनी होनी चाहिए? वो एक टेम्पररी हेल्प होनी चाहिए। टेम्पररी हेल्प, इसका मतलब आप उसे टेम्पररी गाइडेंस भी बोल सकते हो। तो टेम्पररी हेल्प देना, टेम्पररी गाइडेंस देना, या फिर आप बोल सकते हो बीच बीच में इशारे देना, संकेत देना, ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं, इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। यानी कि सीखने के
अधिगम जब वो बच्चा करता है, अधिगम करेगा, तो अधिगम के दौरान दी गई टेम्पररी हेल्प, संकेत, इशारे, विचार, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके पाण या ढांचे या स्कैफोल्डिंग का पार्ट होते हैं। क्लियर है? तो ये इसकी बात किसने की थी? लेव वाइगोस्की ने की थी। किसने इसकी बात की थी? लेव वाइगोस्की ने। लेव वाइगोस्की ने एक पार्ट पर और बात की थी, वो है आपका जेडपीडी, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे, लेकिन आपसे टेट वगैरह के एग्जामिनेशन में ये पूछ सकता है डायरेक्टली कि जेडपीडी का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है, तो आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पर लेव वाइगोस्की से है। प्रश्न था लेव वाइगोस्की के, मच्छर चालीसा, लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम में पाण प्रदान करने का सबसे सही तरीका क्या होगा? पाण प्रदान करने का सबसे सही तरीका क्या होगा? उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रिया को अनुकूलित करना, सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना। देखिए, आप पुरस्कार देखने की अगर बात कर रहे हैं, दंड देने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप ऑप्शन के आंसर से बहुत दूर जा रहे हैं। क्लियर है? पुरस्कार जो माना गया है वो देखिए दो प्रकार की आपकी मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन वाला जब चैप्टर आप वहां पर पढ़ेंगे तो उसमें दो प्रकार का मोटिवेशन बताया गया है। एक होता है अर्जित मोटिवेशन, अर्जित अभिप्रेरणा कह सकते हो, अर्जित, और एक होती है स्व अभिप्रेरणा, यानी कि सेल्फ मोटिवेशन, और एक प्राप्त की हुई मोटिवेशन होती है। तो जो सेल्फ मोटिवेशन होती है वो ज्यादा बेहतर मानी जाती है। एक्सटर्नली मोटिवेशन जो भी होती है, आप इंटरनली मोटिवेशन या एक्सटर्नली मोटिवेशन कह सकते हो। तो जो एक्सटर्नली मोटिवेशन होती है उसका पार्ट हो जाता है आपका दंड देना, पुरस्कार देना, गिफ्ट देना, ये सारे के सारे जो होते हैं वो एक्सटर्नली मोटिवेशन होते हैं। ये एक लंबे समय के लिए काम नहीं करते, लेकिन जो सेल्फ मोटिवेशन होता है वो एक लंबे समय के लिए काम करता है। तो ये आपका ऑप्शन इसी वजह से गलत हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई? जरूरत पड़ने पर संकेत या इशारे देना, यही बात तो मैं यहां पर कर रहा था। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है? पाण या ढांचे का मतलब क्या होता है? टेम्पररी हेल्प देना, गाइडेंस देना, इशारे करना, संकेत देना, ये सारे के सारे क्या होते हैं? आपकी जरूरत पड़ने पर दिए जाते हैं। किस पर? जरूरत पड़ने पर दिए जाते हैं। इसी को हम पाण या ढांचा कहते हैं। बिना चर्चा के सीधा जवाब देना, भाई जवाब बता देना। देखिए, डिस्कशन हो ही नहीं रहा है, बच्चे को प्रॉब्लम ही नहीं आ रही, आप उसको जवाब दे रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो फोर्थ वाला भी गलत होगा, सेकंड भी गलत होगा, फर्स्ट भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर लगाइए। ये भी लेव वाइगोस्की है, कोलबर्ग, लेव वाइगोस्की और प्याजे। अगर तीन को कर लोगे तो 7-8 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए, यहीं से आएंगे। लेव वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच की बात की थी, निजी भाषण की बात की थी इन्होंने, जिसे हम आंतरिक भाषण भी कहते हैं। क्लियर है? तो ये भी पूछ लेता है आपसे, निजी भाषण की बात किसने की थी? तो ये लेव वाइगोस्की ने ही की थी। क्लियर है मेरे भाई? इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो किसका दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। और ये जो थे रूस के थे, कहाँ के थे? रूसी। मेरा जूता है जापानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो ये कहाँ के थे मेरे भाई? तो ये लेव वाइगोस्की रूस के थे। किसे बढ़ावा दिया? तो देखिए मेरे भाई, यहां से अगर बात करें सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। अगर सामाजिक, समाज के द्वारा बच्चा सीखेगा, समाज से, वातावरण से, एटमॉस्फेयर से अपने से बच्चा सीखेगा, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से इंगेजमेंट करेगा, एक्सप्लोरेशन करेगा, अनुसंधान करेगा, खोज करेगा, ये सारी की सारी चीजें उसके अंतर्गत देखने को मिलेंगी। कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे भाई? तो ये चीजें देखने को मिलेंगी। तो देखिए ऑप्शन भी मैच कर गया। कंठस्थ स्मरण पर अधिक जोर देना, तो कंठस्थ, आप रोट मेमोराइजेशन पर कभी भी ज्यादा जोर नहीं दे सकते। क्लियर है मेरे भाई? परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र नहीं होना चाहिए, मानकीकृत पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। देखिए जो पाठ्यक्रम आपका होना चाहिए वो स्टैंडर्डाइज ना होकर आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए। परीक्षा केंद्रित ना होकर आपका सीसीई होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आप बोल सकते हो। बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, ना कि परीक्षा केंद्रित। सहयोगात्मक कोऑपरेटिव लर्निंग बोल सकते हो, या फिर आप इसे कोलैबोरेटिव लर्निंग बोल सकते हो। तो जो कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, यहाँ पर बच्चा डिस्कशन कर पाता है, इंगेजमेंट कर पाता है, अपने आप को जोड़ पाता है, चर्चा कर पाता है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो सेकंड ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं की किस तरह अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है? लर्नर्स को आप एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम के अंतर्गत कैसे समझेंगे? तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की जो बात की थी जॉन डीवी साहब ने की थी, और इसमें बच्चे को क्या है, सक्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में देखा जाता है, ना कि निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में देखा जाता है। केवल आ गया, गलत हो जाएगा यहीं से। व्याख्यान विधि जो होती है, आप प्राइमरी एजुकेशन के लिए प्राइमरी फर्स्ट क्लास से फिफ्थ क्लास, या हो गया सिक्स से एट्थ क्लास भी हो गया, वहां पर लेक्चर मेथड का यूज नहीं कर सकते। लेक्चर मेथड का हायर क्लासेस के लिए ज्यादा यूज बेटर माना जाता है, और इसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड भी है। क्लियर है? स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसंस्करण देना असक्षम होना, असक्षम क्यों, सक्षम होना चाहिए था। ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में निभाना। जब भी ज्ञान निर्माण की बात की जाए, जब भी ज्ञान निर्माण की बात की जाए, तो वहां आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, सक्रिय भागीदारी निभानी है। तो सेकंड ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? बहुत आसान था। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण परिवर्तन में बहुत कुशल है। हावर्ड गार्डनर, हावर्ड गार्डनर की बात करें तो इन्होंने क्या दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत, और इसे बोलते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, इनके द्वारा दी गई थी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वो बोली भी दिया है इन्होंने, किस प्रकार की बुद्धि को दर्शाता है। तो हॉवर्ड गार्डनर की बात करें तो इन्होंने बुद्धि को जो प्रकार बताए थे, कुल मिलाकर 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। कई किताबों में आपका 9 भी लिखा हुआ है, लेकिन स्पेशली जब हम सीटेट के एग्जामिनेशन को टारगेट करते हैं तो वहां पर 8 प्रकार ही आंसर आपका बेटर माना गया है। क्लियर है मेरे भाई? तो हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है। तो देखिए यहाँ पर 8 प्रकार की बुद्धि होती हैं, जिसमें हम लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बोलते हैं, म्यूजिकल इंटेलिजेंस बोलते हैं, स्पेशल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस जिसे हम बोलते हैं। इसके बाद अगर बात करें मानचित्र वाली और होती है, ठीक है, तो वो और होती है, स्थानिक में ही आ जाती है प्रभु। तो क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए इसने बोला है मानसिक चित्रण और परिवर्तन, यही प्रश्न पूछा गया है। तो स्पेशल के अंतर्गत आता है मानसिक स्थानिक, चीजों को लोकेट कर पाना अपने आप में बेहतर है। मान लीजिए कि ये आपका क्या है, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से मेरे से बनता नहीं, तो यहाँ पर मान लीजिए जम्मू कश्मीर है आपका, कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। क्लियर है मेरे भाई? तो ये आपका चीजों को वहां पर सीखा जाता है। तो जो स्पेशल इंटेलिजेंस होती है, स्थानिक होती है, इसमें स्थान के बारे में समझाया जाता है, कौन सी चीज कहाँ पर लोकेट है। तो ऐसी बुद्धि यहाँ पर देखी जाती है। तो खान सर के बारे में बात की जाए तो जो खान सर है, स्पेशल इंटेलिजेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी है उनकी वजह से। क्लियर है? क्योंकि मानचित्र विशेषज्ञ भी उनको बोला जाता है। क्लियर है मेरे भाई? भाषाई इंटेलिजेंस के अंदर लिंग्विस्टिक पर्सन होगा, चेतन भगत को बोल सकते हो, विलियम शेक्सपियर को बोल सकते हो। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस उनके अंदर देखी जाएगी। म्यूजिकल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो यहाँ पर आप हनी सिंह का नाम ले सकते हो, या फिर अरिजीत सिंह का नाम ले सकते हो, लता मंगेशकर का नाम ले सकते हो। तो ये सारे के सारे म्यूजिकल इंटेलिजेंस के पार्ट होंगे। दूसरा आता है अंतर्वैयक्तिक, और एक होता है अंतःवैयक्तिक। अंतःवैयक्तिक मेरे भाई यहाँ पर अगर बात करें तो 2 प्रकार की इंटेलिजेंस देखने को यहाँ मिलेगी। अंतर्वैयक्तिक का मतलब होता है मोर देन 2 पर्सन, और अंतर्वैयक्तिक का मतलब होता है सेल्फ। क्या होगा? सेल्फ। तो अंतर्वैयक्तिक के अंतर्गत बात करें तो यहाँ पर नेता वगैरह आ जाते हैं, राजनेता वगैरह आ जाते हैं अंतर्वैयक्तिक के अंतर्गत। क्लियर है? और अंतःवैयक्तिक के अंतर्गत साधु वगैरह, संत वगैरह जो देखने को मिलते हैं आपको, वो अंतःवैयक्तिक होते हैं। तो उनके अंदर इंट्रा जो इंटेलिजेंस होती है वो इंट्रापर्सनल होती है, और इंटरपर्सनल नेता वगैरह के अंतर्गत देखने को मिलती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। चलिए भाई, अपने विचारों का मौखिकीकरण जेम्स को दिए गए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। यह कथन सुझाता है क्या? क्या सुझाता है?
भाषा और संज्ञान संबंधित नहीं है। आप कैसे कह सकते हो? भाषा और संज्ञान दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, संबंधित हैं। जैविक परिपक्वता भाषा विकास के लिए जिम्मेवार है, मतलब जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन भाषा विकास के लिए जिम्मेदार है। क्लियर है? तो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन कैसे है भाई, ये तो क्लियर कहना ज्यादा मुश्किल होगा। भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है, ये वाला वर्ड काफी अच्छा है, सुसाधित करती है, भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है, और संज्ञान के लिए भाषा का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषाई अभिव्यक्ति हस्तक्षेप से संज्ञान में देरी आ जाती है, देरी नहीं जी। तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना। चलिए, और ये प्रश्न जो है वो आपका आना ही आना होता है, हर बार आता है, अब की बार तो कुछ नया नहीं है। जेंडर, जेंडर वाइज से रिलेटेड, जेंडर स्टेरियोटाइप से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है। जेंडर क्या है? एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति पाती है। ये तो बात ठीक है। गर्भधारण के समय ही पूर्व निर्धारित होता है, ना जीना। एक जंजाल जैविक गुण है, ना जीना। समाजीकरण संस्थाओं से प्रभावित नहीं होता, प्रभावित तो होता है भाई। तो थर्ड ऑप्शन है, हमारे समाज के द्वारा हमारे समाज के द्वारा, हमारी सामाजिक जो संस्कृति है उसके द्वारा ही निर्धारित हो जाता है, और ये हमारी एक अस्मिता है। क्या है? अस्मिता है। ये आइडेंटिटी जो शिफ्ट की गई है वो हमारी सोसाइटी के द्वारा शिफ्ट की गई है, बनाई गई है, आकृति बनाई गई है। अब इसमें देख सकते हो, आप लड़कियों को क्या बोलोगे? आप घर का खाना बनाओगे, झाड़ू लगाओगे, बर्तन लगाओगी, लेकिन लड़कों से बोला जाएगा आप नौकरी करोगे। तो एक तरीके से क्या हो गया, यहाँ पर जेंडर अस्मिता देखने को भाई मिलती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और फाइनल लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस क्वेश्चन को। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन करते हैं। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों को सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। यह कथन क्या है? बात तो ठीक है, सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों के साथ कौशल से सीखते हैं। ठीक लग रही है बात, सही है, क्योंकि कक्षा को अधिक श्रेणीबद्ध, श्रेणीबद्ध आप कभी नहीं करोगे, रैंकिंग कभी नहीं करोगे, लेवलिंग कभी नहीं करोगे, सेग्रीगेशन अलग कभी नहीं करोगे, डिस्क्रिमिनेशन कभी भी नहीं करोगे, अलगाव की भावना कभी नहीं करोगे, पृथकीकरण कभी नहीं करोगे। गलत है, क्योंकि इससे अनावश्यक प्रतिस्पर्धा होती है, ना जीना। गलत है, क्योंकि यह बच्चों को भ्रमित कर सकता है, कभी नहीं कर सकता। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों को सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं, और अगर ऐसा कोई बच्चा है तो उसे क्या माना जाएगा? हमारी धरोहर के रूप में देखा जाएगा। किसके रूप में? धरोहर के रूप में देखा जाता है। तो ये भी बात गलत है, फर्स्ट ऑप्शन ही है सही बात है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं और उनके अंतर्गत कौशल आते भी हैं। क्लियर है मेरे भाई? तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं, और ये जो क्वेश्चन कराए हैं मैंने लगभग 8-10 क्वेश्चन आपको करा दिए होंगे, और इन क्वेश्चन से आपको एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं यहीं से देखने को मिलेगा। और ये जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज का आप लोग बेनिफिट लेते रहिएगा। अगर आप इसका बेनिफिट लेंगे तो आपको 100% यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा भाई, आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो।